हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कुमुदनी से एक बहुत ही प्यारी सी कविता प्रकृति की सीख। तो इस कविता में हमें ये बताया जाएगा कि प्रकृति हमें किस प्रकार से सिखाती है। ठीक है बच्चों, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि जो प्रकृति में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें किसी न किसी तरीके से शिक्षा देती हैं। आपको पता है, सूरज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, नदियाँ, ये सारे ही हमें अलग अलग तरीके से शिक्षा देते हैं। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। ये भी हमारे जीवन में एक गुरु की तरह कार्य करती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कविता को पढ़िए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लताओं पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना, ऊंचे ही पर चढ़ना, सद्गुरुओं के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो बच्चों, आपने देखा ये कितनी सुंदर लयात्मक कविता है। ये एक तरीके से हम लोग इसको गीतबद्ध कविता कहेंगे, तुकांत शब्दों से भरी हुई, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाया जा सकता है इस कविता को। तो अब चलिए हम इसके अर्थ को जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। मतलब कि फूलों से हम क्या सीखते हैं? हंसना। जिस तरीके से वो खिलती हैं और मुस्कुराती हैं और उनको देख के हमारा मन प्रसन्न होता है, उस तरह हमें भी हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि सभी हमें देख करके प्रसन्न हों। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस तरीके से तरु मतलब होता है पेड़ पौधे, लताएँ। तरु जिस तरीके से झुक करके और हमेशा हमारे सामने झुकी रहती हैं, फलों से लदी रहती हैं, उनके अंदर विनम्र भाव रहता है, उसी तरह हमें भी अपने शीश को विनम्रता के साथ झुका करके अपने से बड़े जो हैं और हमारे सामने जो हमारे ऐसे सगे संबंधी हैं जिनको हमें सम्मान देना चाहिए, उनके सामने हमें हमेशा शीश झुका करके विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरीके से सूरज सुबह उठता है, सबसे आगे रह करके और पूरे विश्व को जगाता है और उनको चेताता है कि हाँ उठो और अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ो, उसी तरह हमें अपना चरित्र ऐसा बनाना चाहिए कि हम खुद तो आगे बढ़ें ही, और हमारे साथ हमारा समाज है उसका भी हम नेतृत्व करें और उनको आगे लेकर के चलें। लताओं पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरीके से लताएं वृक्ष पर ऐसे ऐसे लिपट जाती हैं, उसी तरीके से हमें भी एक दूसरे से गले लगा करके रहना चाहिए, विनम्रतापूर्वक प्रेम भाव से रहना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक जिस प्रकार से जलता है और उजाला करता है, जहाँ भी रहता है वहाँ का पूरा अंधकार मिटा देता है, उसी प्रकार से हमको भी जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे पूरे अंधेरा को मिटा देना चाहिए। मतलब जहाँ पे हम हैं वहाँ पे की सारी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। मतलब जो हमारी धरती माता है वो किस तरीके से हम सारे लोगों का भार अपने ऊपर सह रही हैं, वो कभी भी कराहती नहीं हैं, और हम उनको काटते हैं, उनमें गड्ढा करते हैं, छेद करते हैं, उनसे पानी लेते हैं, उनका दोहन करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी हर तरीके से काम आती हैं, माँ की तरह, एक जननी की तरह। उसी तरह हमें भी पृथ्वी माँ की तरह सबकी सच्ची सेवा करने का भाव होना चाहिए। ठीक है, हमसे जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, हमें उनकी सच्ची सेवा करने का भाव होना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। मतलब जिस तरीके से नदियों की जलधाराएं जीवन अपने आगे बढ़ती जाती हैं, वो कहीं किसी भी मार्ग में पत्थर, रोड़ा या किसी भी तरीके से बाधा आने पर भी वो नहीं रुकती हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन पथ में
अगर हम कोई कर्तव्य कर रहे हैं, कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी कार्य को लेकर के कोई लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आती हैं हमारे सामने, जैसे अगर हम मान लीजिए परीक्षा देने जा रहे हैं और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लाइट चली गई या फिर कोई काम आ गया, तो हमको उन सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने काम को पूरा करना है। हमको अपना कार्य बाधित नहीं होने देना है, चाहे जैसे भी। तो ये सारी सीख कौन देता है? ये नदियाँ हमें ये बताती हैं कि हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस तरह आग जलता है और धुआं हमेशा ऊपर उठता है, कभी भी नीचे उठते आपने नहीं देखा है। धुआं हमेशा कहाँ उठता है? ऊपर उठता है। उसी तरीके से हमको धुएं के ही समान हमें ऊंचा ही बढ़ना है। कभी भी किसी भी चीज़ से टकरा करके, किसी भी चीज़ से लड़ करके नीचे नहीं आना है। हमें हमेशा प्रयास करके ऊपर ही बढ़ना है। ठीक है, उन्नति के ही राह पे आगे बढ़ते जाना है। और ये सीख हमें कौन देता है? धुएं से ये सीख मिलती है। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। जो हमारे भारत में, हमारे विश्व में, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे वो भारत देश में हो, वो जो सत्पुरुष महापुरुष हुए हैं, हमको उनके जीवन से अपने चरित्र को भी, उनके जीवन की अच्छी सीख को लेकर के और उनको हमारे चरित्र में शामिल करना चाहिए। निज मतलब होता है अपने चरित्र में शामिल करना चाहिए और उनको गढ़ना चाहिए। गढ़ना मतलब कि उसको सुधारना चाहिए। जिस तरीके से एक कलाकार एक मूर्ति को गढ़ता है और उसको सुंदर बनाता है, उसी तरह हमें भी अपने चरित्र को, स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब यहाँ पे गुरु तो हमको वैसे ही शिक्षा देते रहते हैं, हमें तो गुरु तो शिक्षा देते हैं ना, वो क्योंकि हमारे शिक्षक ही होते हैं, उनका पढ़ाना हमें कर्तव्य है। लेकिन हमें उनसे ये भी सीखना चाहिए कि वो किस प्रकार हमें उत्तम विद्या देते हैं। मतलब वो पढ़ा रहे हैं तो वो बुरी बातें ना सिखा करके जिस तरीके से वो अच्छी बातें सिखाते हैं, उसी तरीके से हमें गुरु से ये सीखना चाहिए कि हमें उत्तम विद्या ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। आपने जाना कि हम प्रकृति से और प्रकृति में विभिन्न चीज़ों से किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों और चीज़ों पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम और किन चीज़ों से सीखते हैं। जैसे कि पशु पक्षी हो गए, आप काली कोयल भी है, काला कौवा भी है, लेकिन कौवा बोलता है तो हमें कटु लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोयल जब गाती है, कू कू बोलती है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें भी मीठा बोलना चाहिए। रोटियां जब बनाई जाती हैं तो उनके आटे को किस तरीके से मचला जाता है, किस तरीके से गूँथा जाता है, आटे को पीसा जाता है, वो कितना चीज़ों को सह करके एक रोटी बनती है, तावे पे जलती है, आग में सिकती है, तब जा कर के तो एक नरम फुली हुई रोटी बनती है जो हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करती है। तो उसी तरह हमें भी हम जितना ही कठिनाई का सामना करेंगे, उतना ही हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र और हमारा जीवन उत्तम होगा। तो हमें भी अपने चरित्र को ऐसे ही सुधारना चाहिए। तो बच्चों, आप भी देखिए हमारी प्रकृति में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें किसी ना किसी तरीके से सीख मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब आज के गृह कार्य पे चलते हैं। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य मैंने दिनांक डाल करके यहाँ पे राइट किया है कि आपको 8 लाइन की कविता लिखनी है और शब्दार्थ लिखना है। ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, 8 लाइन की कविता आप लिखेंगे और याद करेंगे, और जो बच्चे चाहे वो पूरा भी याद कर सकते हैं क्योंकि पूरी कविता बहुत ही अच्छी है। और बाकी इस शब्दार्थ को भी राइट करेंगे। शब्दार्थ लिखने के लिए आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नाम, कक्षा, विषय लिख लेना है और एक साइड में दिनांक लिख लेना है। उसके बाद मोटी वाली जो लाइन होती है उसमें आप अपना पाठ लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, प्रकृति की सीख। उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे शब्द, फिर लाइन खींच करके यहाँ पे लिखेंगे अर्थ। ठीक, और उसको अंडरलाइन करके आप नंबरिंग डाल करके, नंबरिंग 1 2 3 नंबर डाल करके शब्द फिर अर्थ, उसके बाद शब्द अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ये होता है शब्द अर्थ लिखने का
बच्चों, आज आप अपने पुस्तक में चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें मैंने अभ्यास कार्य को करा दिया है। हमें किसके समान विनम्र बनना चाहिए? तो हमें पेड़ों की डालियों के समान विनम्र बनना चाहिए। जीवों की सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाता है? तो पृथ्वी सिखाती है। फिर हमें ऊंचा उठने के लिए कौन प्रेरित करता है? धुआं करता है। हमें किसके पद चिन्हों पर अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए? हमें दुर्जनों के पथ चिन्हों पर हमें सज्जनों के पथ चिन्हों पर अपना चरित्र का निर्माण करना चाहिए। देखिए, मैंने कंफ्यूज होकर के गलत आंसर करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ अधूरी पंक्तियाँ हैं, उसको आप लिखेंगे। तो ये तो आप कविता से भी लिख करके राइट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान नहीं देंगे बच्चों। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, लताओं और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, अपने जलधारा से सीखो जीवन पथ पर आगे बढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो इस तरीके से हम कविता की पंक्तियाँ पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है कविता के आगे। कविता प्रकृति के प्रदत्त किसी एक अन्य वस्तु द्वारा प्राप्त सीख के विषय में लिखिए। तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चींटी के बारे में लिखा है कि प्रकृति में चींटी एक ऐसी प्राणी है, प्रकृति में चींटी से हमें मेहनत करने की सीख मिलती है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, चाहे ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यही आप राइट कर लीजिएगा। फिर जलधारा से हमें जीवन पर अग्रसित होने और धुएं से हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा मिलती है। सोच कर बताइए कि पर्वत और चींटी से हमें क्या सीख देते हैं। तो ये मैंने आपको आपके बुक में एक्सप्लेन करा है, तो आपको सोच करके बताना है। आप मौखिक उत्तर चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण पोर्शन पे। ये आपको इस सत्र में कंपलसरी नहीं है करना, आपके एग्जामिनेशन में भी मैं इसको नहीं लाऊंगी, लेकिन चूँकि आप व्याकरण पढ़ते हैं और मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये आप अपने एक्सरसाइज वर्क के लिए कर सकते हैं। मैं आपका थोड़ा मदद कर देती हूँ यहाँ पर। पहला है निम्न वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द रेखांकित कीजिए। तो पहला है समुच्चयबोधक मतलब होता है जिससे एक वाक्य में दो वाक्य मिले हुए रहते हैं और उसको जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, उन शब्द को अंडरलाइन करना है। दूध नहीं था, एक वाक्य है चाय नहीं बनी, ये दूसरा वाक्य है, इसको कौन जोड़ रहा है? इसलिए दूध नहीं था इसलिए चाय नहीं बनी। आप नूडल्स लेंगे या पास्ता, तो यह हो गया। आकाश में बादल छाए हुए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। सुनंदा खड़ी है और अलका बैठी है। हम कल पार्क नहीं गए क्योंकि माताजी बीमार थी। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे किया है, इन सबको आप क्या करेंगे? अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब आते हैं संज्ञा से शब्दों में। संज्ञा से शब्दों में देखिए, निम्न संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण छांट कर लिखिए। विशेषण मतलब होता है कि संज्ञा को बताने वाली विशेषता को हम विशेषण कहते हैं। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, मैंने जो पढ़ाया उसमें भी पढ़े होंगे। तो छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें से ही छाटेंगे। तो जब छात्र का विशेषण जब हम इसमें से छाटेंगे तो क्या हो सकता है? रंग बिरंगे, थोड़ी सुगंधित, सफ़ेद, बढ़िया, स्वादिष्ट, गोल, होनहार हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? होनहार छात्र। उसी तरीके से बाकी का भी हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं, आप उसको कंप्लीट करेंगे। अगरबत्ती कैसी होती है? सुगंधित, तो सुगंधित लिखेंगे। फिल्म कैसा होता है? बढ़िया। हमने कैसी फिल्म डाली? यार बहुत बढ़िया फिल्म थी, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया। फिर है चीनी। चीनी कैसी होती है? थोड़ी या मीठी। तो यहाँ पे मीठी नहीं दिया था तो थोड़ी आप लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप थोड़ी लिखेंगे। फिर तवा कैसा होता है? काला, तो यहाँ पे काला लिख देंगे। फिर फूल कैसे होते हैं? रंग बिरंगे, आप यहाँ पे रंग बिरंगे लिख देंगे। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में, यहाँ से देख के आप राइट कर सकते हैं। ओके। फिर है कमीज कैसी होती है? सफ़ेद।
मेज कैसा होता है? गोल। केक कैसा होता है? स्वादिष्ट। ठीक। उसके बाद है आपका निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से छांटकर ढूंढकर लिखिए। तो समानार्थी शब्द जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, और जो शब्द कविता में हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने राइट किया, आप राइट कर लीजिए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुष्प का फूल, शाखा का टहनी, धरती का पृथ्वी, वृक्ष का पेड़, सिर का शीश और अध्यापक का शिक्षक। तो बच्चों ये हो गया आज का अभ्यास कार्य और गृह कार्य। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा करके अध्ययन कीजिए। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ में आपको कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछिए, बेझिझक पूछिए। और आपको ये पाठ कैसा लगा, ये कविता कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके भी बताइए। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।